हेलो एवरीवन। सभी लोग एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे। हेलो रोहित, हेलो लक्ष्मी, हेलो आयुष, हेलो कल्पना, क्षितिज, राहुल, प्रियेश, कल्पना, बार्क भी। बिल्कुल बिल्कुल, बार्क के लिए भी ना, जितने भी हमारे पास एग्जाम है उन सभी को, अभी जितने पास में एग्जाम है उन सभी को टारगेट करके हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। चलो, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मैं ज्यादा टाइम आप लोग को नहीं दे पाऊंगा वेट करने के लिए, है ना, कि आप लोग का ज्यादा वेट करो मैं, कि आप लोग आओगे ज्वाइन करोगे, है ना। जितने भी लोग रहते हैं मैं क्लास को स्टार्ट कर देता हूँ, बाकी लोग बीच में ज्वाइन कर लेंगे, कुछ लोग लास्ट में ज्वाइन कर लेंगे और कुछ लोग रिकॉर्डिंग देख लेंगे, वो उनके ऊपर है। मैं ज्यादा वेट नहीं कर पाऊंगा। मैक्स टू मैक्स 2 से 3 मिनट। 2 मिनट हो चुके हैं, 30 सेकेंड और बचे हैं, और वेट करते 30 सेकेंड और फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, तो अगेन हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, आपको बताना कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। आप लोग मतलब यहाँ पे आंसर जरूर करिएगा, फिर मैं बता पाऊंगा कि आप क्या गलत कर रहे हो क्या सही कर पा रहे हो, ठीक है ना। आंसर सभी को करना है। तो मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे आता हूँ, सभी लोग देखना, आप सभी लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे क्या, सभी देखो, सभी लोग देखो क्वेश्चन क्या है। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। अ करेंट ऑफ 2 + 0.5% ampere passes through a resistor of 100 plus minus 0.2 percentage ohm resistance. The limiting error in the commutation of power will be। मतलब आपके पास करंट दिया हुआ है, आपके पास रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और पावर में पूछा कितनी एरर आपके पास होगी। तो भाई सबको पता है पी इक्वल टू कितना होता है, आई स्क्वायर आर होता है ना। आप मतलब क्या कर रहे हो, इसको कह सकते हो आई इंटू आर। तो आपका जो एरर है उसको आप कैसे लिख सकते हो, कितना 0.5, कितना हो जाएगा, ऐसे सम कर दो, 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा, 0.5, 0.5 1 हो गया, और 1 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा, 1.2। तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, सी। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको पता है कि जब हम लोग लिमिटिंग रन निकालते हैं या परसेंटेज रन निकालते हैं तो हमारे जो टोलरेंस है वो ऐड होते हैं, अगर वो परसेंटेज फॉर्म में है तो, ठीक है ना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी सी। देखते कितने लोग इसका आंसर सही कर रहे हैं। किसी ने भी आंसर नहीं किया, किसी ने भी आंसर यहाँ पे नहीं किया, ठीक है। तो सभी लोग को आंसर जरूर करना है, ये मैंने आपको पहले भी बोला है और दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक काम करता हूँ, अपने आप को हाइड कर लेता हूँ, है ना। तो थोड़ा सा क्या होगा ना कि चीजें आपको प्रॉपर दिखाई देंगी। तो मैं अपने आप को यहाँ पे हाइड भी कर लेता हूँ, ये देखो। ओके, तो मेरा फोटो आपके पास नहीं आ रहा होगा, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन देख लो भाई। क्वेश्चन क्या, सेकेंड क्वेश्चन, 2 मिली एमीटर, मतलब ऐसे दो एमीटर जो कि कम करंट रीड करते हैं, विथ फुल स्केल करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर एंड 10 मिली एम्पियर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो एमीटर हैं जिनकी एफएसडी वैल्यू दी हुई है, तो दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और वो कितना रीड कर रहे हैं, दे रीड 0.5 मिली एम्पियर एंड 2.5 मिली एम्पियर रिस्पेक्टिवली। उनका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो क्वेश्चन आपके पास ये है, ठीक है ना। मतलब आपको क्या बोला गया है, आपके पास क्वेश्चन बोला कि आपके पास एक एमीटर ये है, एक एमीटर आपके पास ये, दो एमीटर है, इनके मैं नाम देता हूँ A1 A2। इसमें कितनी करंट जा रही है, 0.5 मिली एम्पियर, और इसमें कितनी करंट जा रही है, 2.5 मिली एम्पियर। तो भाई ये बताओ कम करंट किसमें, इसमें कम करंट है, इसमें ज्यादा करंट है। जिसमें कम करंट है उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो इसका कितना हो जाएगा, हम दोनों का रेशियो निकाल, कितना हो जाएगा, 0.5 / 2.5 कितना आ जाएगा, 1/5। तो एक करंट का रेशियो है, तो इनके रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर हम बात करें, वी, फिर हम अगर हम ऐसा बोल दें, अगर हम ऐसा बोल दें कि करंट और उसमें क्या होगा, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी अपॉन आर। मतलब अगर करंट का 1/5 रेशियो है तो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, 5/1, 5:1। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 5:1, ठीक है ना। एफएसडी का कोई भी खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, 1:5 नहीं होगा भाई। कैसे बोल सकते हो 1:5, जिसमें 0.5 एम्पियर करंट है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ना। समझ में आया सभी को, जिसमें 0.5 मिली एम्पियर करंट है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसमें ज्यादा करंट है उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसका आंसर सी नहीं होगा,
इसका आंसर डी होगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? पक्का, कंफर्म है, क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को भी देख लो भाई, क्या बोला गया है। द एक्यूरेसी ऑफ 0 to 10 मिली मीटर इज ±2%। मतलब क्वेश्चन को बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। मैंने एक मीटर बनाया है ना, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 10, है ना। आप उसे कार वगैरह देखते हो तो यहाँ पे होता है ना, 0 से लेके कुछ रीडिंग रहती है। यहाँ पे अपने पास एक पॉइंटर भी होगा ऐसा, ये पॉइंटर है। मान लो गाड़ी खड़ी तो यहाँ पे होगा, जब गाड़ी चलती है तो यहाँ पे आता पॉइंटर सबसे लास्ट में, जब बहुत तेज चलाते हो आप लोग तो। अब ये बोला कि जब यहाँ बहुत तेज चला रहे हो, बहुत तेज आपका फुल स्केल पे हो, तब कितना पास ±2% एरर है। तो जब हम लोग 5 मिली एम्पीयर रीड करेंगे, मतलब बीच में रीड करेंगे, 10 का हाफ क्या होता है, 5 दूनी 10, तो 10 का हाफ कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो अब 5 एम्पीयर रीड करोगे तो कितना एरर होगा, तो क्या करना, जस्ट डबल कर दो। यहाँ पे कितना 2%, तो 5 मिली एम्पीयर पे कितना हो जाएगा, 2 का डबल कर दो, तो 2 2 जा 4। देख लो आंसर में कहा 4% है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ±4%। बहुत बढ़िया, थर्ड का फोर्थ ऑप्शन होगा। बहुत बढ़िया, चलिए चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जूल पर कूलॉम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, पोटेंशियल चार्ज, नन ऑफ दीज। आप सभी को बताना है जूल पर कूलॉम किसकी यूनिट होती है। जूल पर कूलॉम, सभी लोग बताएंगे। जूल पर कूलॉम किसकी यूनिट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, पोटेंशियल चार्ज, नन ऑफ दीज। सभी लोग बताएंगे कि जूल पर कूलॉम। अरे भाई, अगर आपने पता होगा आप सभी को, तो मैं बता दूं, हमने सबसे पहले आपको बताया था वोल्टेज के बारे में। वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, dw/dq, मतलब w/q। w क्या, वर्क डन, तो होती है जूल, और q मतलब कूलम, मतलब चार्ज है। जूल पर कूलम किसकी होती है, वोल्टेज। वोल्टेज मतलब क्या, पोटेंशियल। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। बी विल बी अवर करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, मैं रीड कर देता हूं। टू डिस्टिंग्विश, मतलब आपको डिफरेंस बताना है। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिग्नल्स हैविंग वेरी क्लोज वैल्यू। ठीक है, वी नीड एन इंस्ट्रूमेंट विथ, अगर हमको दो पास पास वैल्यू, मतलब जो वेरी क्लोज, दो पास पास की वैल्यू के बीच में कुछ डिफरेंस बताना हो, डिस्टिंग्विश करना हो, तो हमारे इंस्ट्रूमेंट में कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। हाई एक्यूरेसी, हाई सेंसिटिविटी, हाई रेजोल्यूशन, हाई लीनियरिटी। तो क्या बोलेंगे हम लोग, अगर हम ये चाहते हैं कि ऐसे मान लो हमारे पास ये एक स्केल है, ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे लिखा मान लो 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसा लिखा हुआ है, बीच में मतलब और भी डिवीजन है यहाँ पे। तो अगर हमको ये देखना कि 1 से 2, यहाँ पे जो दो डिवीजन है, इनके बीच में कितना गैप है ना, दो वैल्यू के बीच में कितना गैप है, ये मुझे पता करना हो, तो मैं किसके थ्रू करता हूं, वो मैं करता हूं किसके थ्रू, रेजोल्यूशन के थ्रू। तो अगर मुझे दो बहुत पास पास वैल्यू के बीच में डिफरेंस निकालना है, डिस्टिंग्विश करना है, तो मुझे अपने इंस्ट्रूमेंट में हाई रेजोल्यूशन होना चाहिए। आप इसको ऐसे समझ लो, जैसे आप मोबाइल से फोटो लेते हो, ठीक है ना, फोटो क्लिक करते हो, तो मान लो आपके पास दो फोन है, आपके पास दो फोन है। एक आपके पास फोन है कौन सा, पोको का, ठीक है, एक है आपके पास वन प्लस का, ठीक है ना। तो होता क्या है यहाँ पे, जैसे पोको से फोटो लोगे तो होता क्या, इसका रेजोल्यूशन कम होगा, तो फोटो तो आपकी क्लिक हो जाएगी, लेकिन जूम करने में फट जाएगी, पिक्सल फटते हैं। लेकिन वन प्लस से लोगे तो आपके पिक्सल नहीं फटते, या फिर आप डीएसएलआर ले लो तो पिक्सल नहीं फटते, है ना। तो वही डिफरेंस है कि कैमरे का भी हम लोग कहते हैं रेजोल्यूशन, है ना। तो वही हम बोलते हैं कि अगर हमको दो बहुत पास पास वैल्यू के बीच को डिस्टिंग्विश करना, तो हमको क्या चाहिए वहां पे, कौन सी प्रॉपर्टी, हाई रेजोल्यूशन हमको वहां पे चाहिए होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हाई रेजोल्यूशन। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मैं एक बार देख लेता हूँ। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बी आंसर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। अ वोल्ट मीटर मस्ट हैव वेरी हाई इंटरनल रेजिस्टेंस सो दैट, आपका जो वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, उसका खुद का रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। ऐसा कौन सा रीजन है, ऑप्शन ए एक्यूरेसी इज हाई, रेजोल्यूशन इज हाई,
ड्रॉ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, ऑप्शन डी क्रिएट हाई लोडिंग इफेक्ट ऑफ द सर्किट। तो इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग मुझे बताएं, सभी लोग मुझे बताएं कि अगर हम लोग, हमारा जो वोल्ट मीटर है उसका जो रेजिस्टेंस है ना, वो कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए? वो ज्यादा होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर वो ज्यादा होगा तो वो कम करंट ड्रॉ करेगा ना सप्लाई से, है ना। अगर हम लोग वहां पे क्या कर देंगे, हाई वोल्ट रेजिस्टेंस का वोल्ट मीटर लगा देंगे, तो वो क्या करेगा, लो करंट ड्रॉ करेगा सप्लाई से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सी और डी नहीं बोलेंगे आयुष, एक ऑप्शन सेलेक्ट करो और करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। सी हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर, उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सी, ठीक है ना। हमारा वोल्ट मीटर का हम लोग इसलिए कम रखते हैं कि वो कम से कम करंट ड्रॉ करे। इसको आप ऐसे समझ लो, मैं बता देता हूँ एग्जांपल से। जैसे मान लो आपके पास एक रजिस्टर है, ठीक है ना, इसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। मान लो कुछ आर ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। अगर आपने एक वोल्ट मीटर यहाँ लगा दिया, तो अगर इसका रेजिस्टेंस कम है तो 10 एम्पियर जो करंट लोड के पास है वो ये खुद डिमांड करने लगेगा। आप ऐसा समझो कि ये आप हो, रेजिस्टेंस आप हो, ठीक है ना। आपको 10 चिप्स के पैकेट मिले हैं और वो चेक करने के लिए कोई बैठा है यहाँ पे, तो क्या करेगा, अगर वो चेक करने के लिए तो एक आध पैकेट तो वो भी खा लेगा ना। तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए जिससे आपको पूरा पूरा यहाँ पे चीज मिल जाए। तो लोड का जो 10 एम्पियर करंट है उसको पूरी मिलनी चाहिए, मतलब हमारे वोल्ट मीटर में करंट कम जानी चाहिए। उसके लिए हम इसका रेजिस्टेंस ज्यादा रखते हैं। मतलब अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या करेगा, ड्रॉ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट करेगा, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजर फॉर इलेक्ट्रिकल प्रेशर फॉर ईएमएफ फोर्स? ईएमएफ मतलब होता है क्या? वोल्टेज, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना। तो ये उसको बोलते हैं वोल्टेज, और वोल्टेज की यूनिट क्या होती है भाई? वोल्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना। ओके, याद रखना घर में जो हमारा वोल्टेज आता था 220 वोल्ट आता है ना, जो सिंगल फोर्स वोल्ट हमारे घर में आता है कितना आता है? 220 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूज ऑफ डैश डैश इंस्ट्रूमेंट इज मेरली कंफर्म्ड लेबोरेटरी एज स्टैंडर्डाइजिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब हमारे पास 4 इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, इन 4 इंस्ट्रूमेंट में से ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो बाकी किसी इंस्ट्रूमेंट का स्टैंडर्डाइज करने के लिए यूज हो या फिर चेक करने के लिए यूज हो? आप इसको ऐसे समझ लो, जैसे मान लो आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, मान लो आपके पास एक एमीटर है जो करंट मेजर करता है, या फिर एक मल्टीमीटर है ना, जो कि करंट वोल्टेज सब कुछ मेजर करता है। तो अगर मान लो वो खराब हुआ तो उसको भी किसी बार लेके जाओगे ना चेक कराने के लिए। आप इसको ऐसे समझो कि आपके पास एक डॉक्टर है, वो क्या करता है, दूसरों का चेकअप करता है। तो अगर उसकी तबीयत खराब हुई तो किसके पास जाएगा? एक दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, तो हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजिंग इंस्ट्रूमेंट। तो याद रखना, हमारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनको हम लोग ऐसा यूज करते हैं, स्टैंडर्ड के लिए यूज करते हैं, वो हमारे कौन से होते हैं? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज रिपीटेटिव इन नेचर? मतलब ऐसी कौन सी एरर है जो कि बार बार होती है, रिपीट होती है? ऐसी कौन सी एरर है जो रिपीट होती है? ऑप्शन ए रैंडम एरर। रैंडम एरर वो होती है, मान लो आपसे बोला जाए कि मैगी बना दो, तो मैगी कोई बना तो एक बार आज बनाएगा कैसा बनाएगा, कल कुछ डिफरेंस बनाएगा, परसों कुछ और बनाएगा। मतलब रैंडम एरर कभी भी रिपीटेटिव नहीं, कभी बहुत अच्छा बन जाएगा, कभी बहुत खराब बन जाएगा। तो एक कांस्टेंट तो नहीं होती है, तो रैंडम एरर तो आंसर नहीं होगा। इन्वायरमेंटल एरर ये भी नहीं होगा, आज बारिश हो रही कल बारिश नहीं हो रही, तो वो वाली एरर तो नहीं होगी ना, ये रिपीटेटिव तो नहीं है भाई। नेक्स्ट है एरर ड्यू टू ऑब्जर्वेशन, मतलब देखने से एरर हो जाए, तो हो सकता भाई एक आध बार गलती हो जाए, लेकिन हमेशा गलती वैसे तो नहीं होगा ना। नेक्स्ट है आपका सिस्टमेटिक एरर, मतलब अगर आपका मीटर ही खराब है, अगर आपका मीटर ही खराब है तो वो एरर तो बार बार होगी ना, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हमारा सिस्टमेटिक एरर। इन चारों में से ऐसी कौन सी एरर है जो बार बार रिपीट होती है? तो क्या बोलोगे? सिस्टमेटिक एरर वो एरर है जो कि बार बार रिपीट होती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टमेटिक एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो सभी लोग, अब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को देखो, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज गिवन एज 40 प्लस माइनस 0.5 mm। मतलब आपको बोला गया है कि एक स्फीयर है, स्फीयर, इसकी रेडियस कितनी है आपके पास? 40 प्लस माइनस 0.5 mm। अब आपसे बोला गया है
कि इसमें जो एस्टिमेटेड एरर परसेंटेज में कितना होगा। जो एरर आपको दिया कितना है यहाँ पे 0.5 mm इंटू 100 डिवाइड बाय 40। सॉल्व करो कितना हो जाएगा, अगर इसको आप सॉल्व करो कितना हो जाएगा, समथिंग ये 1.25% हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा समथिंग ये आपका 1.25 समथिंग आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। एनालॉग टाइप वॉट मीटर, जो हमारा एनालॉग टाइप वॉट मीटर है वो हम कैसे बना सकते हैं, हम इसको कैसे बना सकते हैं पीएमएमसी से। भाई पीएमएमसी से सिर्फ आपका एमीटर वोल्ट मीटर बनता है, वॉट मीटर नहीं बनता। अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन, इससे भी एमीटर वोल्ट मीटर बनता है डीसी और एसी के, है ना, वॉट मीटर नहीं बनता। रिपल्सन टाइप से भी एमीटर वोल्ट मीटर बनता है, वॉट मीटर नहीं बनता। जो हमारा डायनमोमीटर टाइप वॉट मीटर है, इससे एमीटर भी बनता है, इससे वोल्ट मीटर भी बनता है और इससे वॉट मीटर भी बनता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया कि वॉट मीटर हम किससे बना सकते हैं, तो वो हम बना सकते हैं किसके थ्रू, डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टली माउंटेड मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एम्प्लॉय, मतलब जो हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, उसमें हम लोग कौन सी डैम्पिंग लगाते हैं, एडी करंट डैम्पिंग, एयर फिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फिक्शन डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे पास जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें हम कौन सी डैम्पिंग लगाएंगे। देखो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो एडी करंट डैम्पिंग तो हम लगा नहीं पाएंगे। अगर फ्लूइड लगाया तो फ्लूइड हम कहाँ लगाते हैं, जहां पे कुछ कैपेसिटेंस वगैरह का इफेक्ट हो, फ्लूइड वगैरह हो, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कोई नई डैम्पिंग नहीं, इसी का दूसरा नाम है। एडी करंट डैम्पिंग का दूसरा नाम, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एयर फिक्शन डैम्पिंग। हमने पढ़ा भी है, बहुत बार पढ़ा है कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो हम लोग डैम्पिंग लगाते हैं वो कौन सी डैम्पिंग होती है, एयर फिक्शन डैम्पिंग होती है। आप इसको ऐसे समझ लो कि जैसे कभी आप लोग मॉल वगैरह में जाते हो ना, तो आपके पास गेट होता है ना, एंट्री करने के टाइम, तो जो कांच का गेट होता है आप उसको धक्का देते हो तो बड़े मुश्किल से खुलता है वो, और जब वो खुल जाता है तो धीरे धीरे बंद होता है, वो अचानक से बंद नहीं होता। तो क्योंकि वहां पे हमने कौन सी डैम्पी लगा रखी है, एयर फिक्शन डैम्पी लगा रखी है। तो कभी आप लोग जब कहीं पे जाओगे ऐसी जगह, तो जाके देखना ऊपर यहाँ पे सिलेंडर टाइप का लगा होगा, जहाँ पे गेट लगा है वहां पे छोटा सा यहाँ पे एक सिलेंडर लगा होगा, तो वहां पे पिस्टन वगैरह मूवमेंट होता है, और वो हमारा रिस्पॉन्स होता है किसके लिए, एयर फिक्शन डैम्पिंग के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, वो हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो सभी लोग। क्वेश्चन क्या है, ए a 1 मिली एम्पियर मीटर मूवमेंट विथ एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। एक एमीटर है जिसका 100 ओम रेजिस्टेंस है, उसकी इतनी रेंज है। अगर मुझे इसको 0 से 100 मिली एम्पियर बनाना है तो उसका शंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो भाई आप सभी को पता है आर एस एच क्या होता है फॉर्मूला, आर एम अपॉन एम माइनस वन। एम क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। आर एम कितना आपका 100, एम क्या होता है, न्यू अपॉन ओल्ड। न्यू रेंज कितनी है 100 अपॉन ओल्ड रेंज कितनी 1, तो 100 बाय 1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 100 बाय 99। जो भी आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 100 बाय 99 करोगे, 100 में 99 का भाग दोगे तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा, 1.01 समथिंग कुछ आंसर आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। सबको समझ में आया इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंसिटिविटी निकालनी है। कैलकुलेट द सेंसिटिविटी ऑफ 200 माइक्रो एम्पियर मीटर मूवमेंट विच इज टू बी यूज्ड एज अ डीसी वोल्ट मीटर। तो भाई आपको पता है ना सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आई एफ एस डी, है ना। आई एफ एस डी मतलब कितना, 1 अपॉन कितना 200 माइक्रो एम्पियर। कितना हो जाएगा सॉल्व करने पे, अगर इसको सॉल्व करो तो माइक्रो जाएगा ऊपर, तो 10⁶ डिवाइड बाय 200। तो जब सॉल्व करो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो कट गए तो 4 हो गया, 5 तो हो जाएगा कितना 5 किलो ओम पर वोल्ट। कैलकुलेट कर लेना, आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा 5 किलो ओम पर वोल्ट। ठीक है ना, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर नॉट यूज टू प्रोड्यूस डैम्पिंग टॉर्क। हम लोग डैम्पिंग निकाल लगा सकते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट में, तो बहुत बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। तो अच्छा कौन सा यहाँ पे तरीका नहीं है डैम्पिंग टॉर्क लगाने का, एडी करंट डैम्पिंग हम लोग लगाते हैं, एयर फिक्शन डैम्पिंग हम लोग लगाते हैं, फ्लूइड फिक्शन डैम्पिंग हम लगाते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग कंट्रोलिंग डैम्पिंग हम लगाए हैं। कंट्रोलिंग तो टॉर्क होता है, कंट्रोलिंग
डैम्पिंग कभी लगाते हैं, नहीं लगाते? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन पूछा है कौन सा नहीं लगाते हैं, तो ऑप्शन सी वाला जो है ना वो हम नहीं लगाते, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, कंट्रोलिंग टॉर्क हम लोग नहीं लगाते। मतलब कंट्रोलिंग डैम्पिंग टॉर्क नहीं लगाते, कंट्रोलिंग टॉर्क जरूर होता है। हमारे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में 3 प्रकार के टॉर्क होते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क एंड डैम्पिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क 2 प्रकार के होते हैं, 2 तरीके से लगा सकते हैं, एक है स्प्रिंग कंट्रोल, दूसरा है आपका यहाँ पे ग्रेविटी कंट्रोल। और डैम्पिंग टॉर्क को हम 3 प्रकार लगा सकते हैं, एडी करंट डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सभी लोग। इफ एन एमीटर इज यूज्ड एज वोल्ट मीटर, अगर हम एमीटर को वोल्ट मीटर की तरह यूज करें, इन ऑल प्रोबेबली इट विल, उससे क्या होगा? इंडिकेट मच हायर रीडिंग, गिव एक्सट्रीमली लो रीडिंग, इंडिकेट नो रीडिंग एट ऑल, बर्न आउट। बहुत सिंपल सी बात है भाई कि अगर आप एमीटर को सीरीज में न लगा के पैरेलल में लगा दें, क्योंकि वोल्ट मीटर पैरेलल में होता है, अगर आपने एमीटर को सीरीज में न लगा के पैरेलल में लगा दिया तो आपका एमीटर डैमेज हो जाएगा, क्योंकि एमीटर में बहुत अधिक करंट होगी। आप ऐसे समझो कि मान लो आपके पास एक लोड है, हम एमीटर को यहाँ पे लगाते हैं हमें सीरीज में, तो मान लो यहाँ पे करंट हमारी क्या होगी? बाईपास हो जाती है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ये लोड है, इसमें आपने एमीटर लगा दिया यहाँ पे पैरेलल में, अब मान लो यहाँ पे 10 वोल्ट है, इसका 0.1 है, तो यहाँ कितनी करंट होगी? V अपॉन R, 100 एम्पियर करंट। और इतनी करंट पे जो करंट होगी वो आपके एमीटर को बर्न आउट कर देगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि अगर आप एमीटर को वोल्ट मीटर की जगह लगाओगे तो आपका एमीटर यहाँ पे बर्न आउट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन इन अ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज अचीव्ड बाय। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि हमारे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन करना पड़ता है। एमीटर के अलग करते हैं, वोल्ट मीटर के लिए अलग करते हैं। तो हमको ये बताना है कि कौन सी टेक्निक हम लोग लगाएंगे। पहला है हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कॉइल। गलत, हम कॉइल के सीरीज में कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं करते हैं। कॉइल के पैरेलल में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो संट रेजिस्टेंस है उसके सीरीज में लगाते हैं, कॉइल के सीरीज में नहीं लगाते, है ना। तो हमारा करेक्ट ए ऑप्शन वो गलत हो गया, क्योंकि हम तो कॉइल के सीरीज में लगाते, कॉइल के पैरेलल में लगाते हैं। ये भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि इसमें भी सीरीज बोला गया है। ऑप्शन सी, अ कैपेसिटर इन सीरीज विद द फिक्स्ड कॉइल, ये भी गलत हो गया, क्योंकि हम वोल्ट मीटर में कैपेसिटर यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, देखो रेजिस्टेंस यूज करते हैं कहाँ पे, हम लोग इंडक्टेंस यूज करते हैं कहाँ पे, एमीटर में। और हमारा जो वोल्ट मीटर में लगाते हैं हम लोग क्या, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर कहाँ पे लगाते हैं, पैरेलल, मतलब अक्रॉस में। तो हम बोला ना, अ कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस द फिक्स्ड कॉइल। तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। मतलब जो फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन है हम अपने मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में कैपेसिटर थ्रू लगाते हैं, है ना। कैपेसिटर कहाँ पे लगाएंगे, हमेशा फिक्स्ड कॉइल के अक्रॉस में लगाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। विच वन इज नॉट द एरर इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट विद एसी एंड डीसी। हम जब मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे थे तो वहां पे इन चारों में से कौन सी एरर नहीं थी, जब एसी और डीसी के लिए पढ़ रहे थे। तो मैंने बताया था कि हिस्टैरिसीस एरर किस में होती है, डीसी में होती है, एसी में, मतलब डीसी में नहीं होती, एसी में होती है। स्टेमेटिक फील्ड एरर दोनों में होती है, टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट दोनों में होती है, लेकिन एडी करंट एरर दोनों में नहीं होती है ना। एसी डीसी दोनों में नहीं होगी, ठीक है ना। मतलब एसी में तो होगी लेकिन कम होगी, यहाँ पे क्या है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है ना। तो हमने ऑलरेडी ऐसा मैकेनिज्म बना के रखा है कि हमारे पास एडी करंट एरर यहाँ पे क्या हो, कम हो। एसी में कम होगी, डीसी में नहीं होगी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आया सबको कि नहीं आया? चलो कुछ देखता हूं मैं। सर वाई नॉट पोल, पोल इसलिए लगाते, टाइम लगता है ना, टाइम लगता है यार, है ना। चीजें थोड़ा सा फास्ट लेके चलनी है ना। पोल करने में थोड़ा सा टाइम से पोल भी करेंगे, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद से पोल वाला सेक्शन भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी मुझे लगता है कि आप लोग पहले सीखने की जरूरत है। तो कुछ चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, फिर आप लोग से मैं पोल करवाऊंगा तो आपको मजा आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। मरे वर्ले फिशर, ये 3 टेस्ट होते हैं, मरे लूप टेस्ट, वर्ले लूप टेस्ट एंड फिशर लूप टेस्ट। तो ये टेस्ट हम लोग क्यों परफॉर्म करते हैं? तो देखो मैंने आपको वर्ले तो नहीं कराया, मैंने आपको फिशर भी नहीं पाया, लेकिन मैंने आपको मरे लूप टेस्ट बताया है। और वो हम लोग यूज करते थे किसके लिए, ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्शन या फिर
शॉर्ट सर्किट एंड ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्शन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो याद रखना मरे लूप टेस्ट हमारा होता है शॉर्ट सर्किट एंड ग्राउंड फॉल्ट इन द केबल। इसके लिए लोग यूज करते हैं आपका क्या, मरे लूप टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीटर सुटेबल फॉर ओनली डीसी मेजरमेंट। इन चार ऑप्शन में से किसमें हम सिर्फ डीसी मेजरमेंट कर सकते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ डीसी मेजरमेंट होगा। मूविंग आयरन, इसमें एसी भी होता है डीसी भी होता है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। परमानेंट मूविंग मैग्नेट टाइप, यही आंसर होता है हमारा, है ना। पीएमएमसी सिर्फ डीसी के लिए यूज होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्चुएटिंग टॉर्क ऑफ अ पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट। हमारे पास एक पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें जो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है एक्चुएटिंग टॉर्क पे वो मैक्सिमम है, तो कब होगा। तो देखो मान लो आपके पास ये ऑपरेटिंग फील्ड है और ये आपके पास एक मैं बना देता हूं आपके पास यहाँ पे दिस इज योर स्ट्रे फील्ड, मतलब यहाँ पर आपको यहाँ पे क्या दिस इज योर स्ट्रे फील्ड, ये आपका ऑपरेटिंग फील्ड। तो जब ये दोनों फील्ड आपस में पैरेलल होते हैं तब जाके हमको स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ऑपरेटिंग फील्ड पे ज्यादा देखने को मिलता है। जब दोनों पैरेलल में हो तो चीजें ऐड होती हैं, पैरेलल में ऐड होती हैं और परपेंडिकुलर में सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो हम क्या बोलेंगे भाई कि जब दोनों फील्ड आपस में पैरेलल में होंगे तब जाके स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पे ज्यादा पड़ता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। बी विल बी अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को भी देख लो। ये आपके लास्ट 3 क्वेश्चन है ना, ये आज के सेशन के लास्ट 3 क्वेश्चन। अगर आपको पता ना चले तो मैं बता दूं, आज की क्लास में अभी 28 मिनट्स हुए हैं, आप लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, वो भी न्यूमेरिकल्स। मतलब स्पीड हमारी कैसी है, बहुत तगड़ी है। हम लोग स्पीड के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ भी रहे हैं और फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे हैं। ठीक है ना, तो 2 मिनट में हम लोग 3 क्वेश्चन और निपटा लेते हैं। देखो भाई क्या क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन बोला गया है एन एसी करंट ऑफ 5 एम्पियर, ये आपकी एसी करंट है, और डीसी करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज साइमल्टेनियसली थ्रू एन सर्किट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो भाई आपके पास जो करंट है ना, आपके पास जो करंट है, तो आपकी जो आई रिजल्टेंट करंट हो कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 5/√2 का स्क्वायर। तो ये हमारी टोटल करंट होगी। तो क्या बोला कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। एन एसी एमीटर विल रीड लेस देन 10 एम्पियर। अगर इसको सॉल्व करोगे 10 एम्पियर से कम आएगा, बट 5 एम्पियर ज्यादा आएगा। एन एसी एमीटर विल रीड 5 एम्पियर, गलत, 5 एम्पियर ज्यादा रीड करेगा। डीसी एमीटर विल रीड 10 एम्पियर, ये भी गलत है। डीसी एमीटर विल रीड 0, ये भी गलत है। तो हम क्या बोलेंगे भाई कि जब हमारे पास ये वाला केस देखने को मिला हमको, तो हमारा जो एसी एमीटर है वो 5 एम्पियर से ज्यादा रीड करेगा लेकिन 10 एम्पियर से कम रीड करेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि उसकी रीडिंग कितनी होगी, इतनी होगी। इसको जब सॉल्व करोगे कितना आएगा, 6.62 समथिंग कुछ आएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, समथिंग 6.62। इसका करेंट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्क टू वेट रेशियो, ये मैंने एक बार नहीं 1000 बार बताया है। टॉर्क टू वेट रेशियो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो कि डायरेक्टली इंडिकेट करता है किसको, सेंसिटिविटी को, है ना। जो कि किसको इंडिकेट करता है, सेंसिटिविटी को। याद रखना इसका आंसर हो जाएगा सेंसिटिविटी। आप ऐसे समझो कि मान लो ये आपका पॉइंटर है, इसका वजन बहुत ज्यादा है, इसको कोई धक्का लगाएगा तो मूव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, है ना। तो हम क्या चाहते हैं कि भाई कि टॉर्क टू वेट रेशियो को इसको धक्का मारने वाला तेज हो, धक्का मारने वाला तेज हो। आपके लिए मैंने बहुत एक एग्जांपल लिया था, देखो एग्जांपल समझो कि जैसे मान लो एक छोटी सी बॉल है, ठीक है ना, फुटबॉल है ना। अगर आप उसे छोटे से बच्चे को दोगे, जो कि कौन सा बच्चा है, 1 साल का भी नहीं है, मतलब 2 महीने का बच्चा है, और बोलो कि फुटबॉल को धक्का मारो, तो मारेगा तो सिर्फ यहाँ तक आ पाएगा, 1-2 सेंटीमीटर तक आ पाएगा बस, क्योंकि उसने टॉर्क कम लगाया। फुटबॉल का वेट भी है कुछ, लेकिन अगर उसी फुटबॉल को कोई मैं धक्का मारूं या 10 साल का बच्चा धक्का मारे, तो फुटबॉल तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगी। मतलब जो धक्का मारने वाला अगर वो तेज है तो हमारी सेंसिटिविटी देखने को मिल रही कि नहीं मिल रही, देखने को मिल रही है। तो वही बात है कि जो टॉर्क टू वेट रेशियो किसको इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है किसको, सेंसिटिविटी को। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन, विच मीटर हैज द हाईएस्ट एक्यूरेसी। याद रखना जिस भी इंस्ट्रूमेंट का टॉर्क टू वेट रेशियो ज्यादा होगा उसी की एक्यूरेसी ज्यादा होती है। मैंने आपको बताया था कि 3 इंस्ट्रूमेंट मतलब पीएमएमसी है, इसका जो सेंसिटिविटी होती है समथिंग कितना होती है, 20,000 के आसपास ओम पर वोल्ट, है ना। मूविंग आयरन का होता है अराउंड 200 और इसका होता है अराउंड 20 ओम पर वोल्ट।
तो अगर मैं बोलूं कि जब सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी किसकी पीएमएमसी की है, तो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी किसकी होगी, पीएमएमसी की होगी। तो याद रखना इन चारों इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज्यादा एक्यूरेसी किसकी होती है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की होती है। तो आई होप आप सबको चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। हमने आज की क्लास में यहाँ पे क्या किया, आज की क्लास में हमने यहाँ पे क्या किया है, अगेन हमने आज भी यहाँ पे लगभग अराउंड 28 to 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं आधे घंटे में। 30 मिनट्स 30 क्वेश्चन, अराउंड हमने 30 मिनट्स में 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है ना। सर यू आर वंदे भारत, वी आर स्मॉल स्टेशन। अरे कुछ नहीं भाई, आप लोग स्टेशन की टेंशन मत लो ना, आप लोग को मैं मेट्रो बना के छोड़ूंगा। अभी तो वंदे भारत की क्या बात कर रहे हो आप लोग, स्पीड में चलना पड़ेगा अपन को, क्योंकि एग्जाम तो अक्टूबर में है ना। और चीजें ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रही, समझ में तो आ रही, सभी को नहीं आ रही, बताओ सभी लोग, समझ में तो आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। आप लोग एसएससी जेई में ऐसा करना ना कि आपको 45 मिनट में पूरा इंजीनियरिंग निपटा देना, फिर आराम से नॉन टेक्निकल रीजनिंग वगैरह करना, ठीक है ना। नॉन स्टॉप चलना अपन को। चलो बहुत बात है, अगर समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो फिर अपन बीच में स्टॉपेज लेते, है ना। तो ट्रेन में पूरी सवारी बैठ गई है तो बीच में स्टॉपेज क्यों लें, है ना। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।